पिछले क्लास से आगे बढ़ते हुए आज शुरू करते हैं संसद का तीसरा पार्ट, कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। देखें, इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी को पर ध्यान दीजिए। भारत की संसद एक तरफ लोकसभा राज्यसभा दूसरी तरफ लोकसभा है। 250 से अनधिक राज्यसभा में, लोकसभा में 252 से अनधिक सदस्य, राज्यसभा में 12 नाम निर्देशित, इसमें 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स, इसमें 12 नाम निर्देशित, 238 से अनधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? तो यह संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। ठीक, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये पहला है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, यानी कि क्यों बुलाया गया है इसके लिए सूचित करता है। ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? नंबर 1, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। दोनों सही हैं। अगला, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तो ये डी है। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से 1, 2, 3 मिला करके, तो ये। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में कौन शामिल है? राष्ट्रपति और दोनों सदन। ये रिपीटेड सवाल हैं सारे के सारे। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, वही है, रिपीटेड। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति नहीं है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार, और 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों चीज। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, कितना? 6 महीने का। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं कौन से? अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। ये छोटे मोटे एग्जाम के हिसाब से है, नहीं तो यहाँ सभापति होता है राज्यसभा का। अगला, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन। अगला है कि मध्य प्रदेश की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि एक एमपी की सीट को एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिन की अवधि में अनुपस्थित है। अगला है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? वही रिपीटेड सवाल है। सर्वप्रथम एक सांसद को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। वो राज्यसभा का निर्दलीय सांसद था। 2000 में पंजाब के निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को अयोग्य घोषित किया गया। किसी भी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। अगला है कि कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। दूसरा है कि उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। और तीसरा है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो यहाँ ऊपर के 2 सही हैं, तीसरा नहीं है, संसद में नहीं है। लाभ का पद का निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष, ए और बी।
राष्ट्रपति, राज्यपाल और संघीय संसद। लाभ के पद का निर्णय। विश्लेषण देख लें कि कोई पद संसद या विधानमंडल की सदस्यता की निरर्हता हेतु लाभ का पद अथवा है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में संसद और अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत राज्य में राज्य विधानमंडल करेंगे। यानी कि केंद्र वाला 102 क के तहत 102(1) क के तहत केंद्र में संसद और 19(1) क 191(1) क के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, सामूहिक विशेषाधिकार। बाकी है मतलब चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता है, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार है और परिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। लेकिन साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? अनुच्छेद 122। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो ये है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये आंसर कह रहे हैं कि तत्कालीन प्रावधान के अनुसार असम के स्वायत्तशासी जिला, लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन का कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही होना चाहिए था जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। तो ये समझ ही गए होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है? केवल राज्यसभा में ही नहीं, लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। और तीसरा है कि किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती। अगला, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्यों की सहमति से। तीसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। और चौथा, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। इसमें आंसर है सभी, ये सब सही है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के तहत। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और राष्ट्रीय आपात लागू। इन दो आधार पर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। अगला प्रश्न, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? यह है संसद। अगला है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। अगला है, संसद में शून्यकाल का समय ये 11 बजे से 12 बजे और दोपहर 12 बजे से 1 बजे शून्यकाल। संसदीय व्यवहार में लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि 1 घंटे होती है, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे कर दिया गया। 2014 में तब राज्यसभा में
सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिससे सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक मुद्दों पर शून्यकाल के तहत मुद्दे उठाए जाते हैं। 12 बजे तक ये चलता है। फिर शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व। चलिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है, वही है संसद प्रश्नकाल के बाद का, ठीक बाद का काल है ये। प्रश्नकाल फिर शून्यकाल। देखें यहाँ प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, यहाँ लिखा है। तो वही यहाँ प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। फिर भी यहाँ स्टार दिए हुए हैं अपने मन से। अगला है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। ऊपर प्रश्न था कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो यह भारत की देन। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। यदि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी राष्ट्रपति ने, और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति सदन की संयुक्त बैठक हेतु सूचना दे देगा। इसके पश्चात लोकसभा विघटित हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यापगत नहीं होगा तथा उसे पारित किया जा सकेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? यह है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वही रिपीटेड है, आगे भी रिपीट है। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करिए कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। दूसरा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। और तीसरा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। कौन कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 सही हैं। अगला है कि भारत के दोनों संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है केवल 4 में कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? केवल एक है कि साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक पर, बाकी विधेयकों पे नहीं। न ही संविधान संशोधन पे, न धन पे, न वित्त पे, ये वित्त कर रहे हैं, न धन पे, वित्त पे हो सकता है और विनियोग विधेयक पे भी नहीं हो सकता। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक पर। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? दोनों सदनों में से संसद के एक पटल पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। हाँ, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है और लोकसभा में पारित नहीं किया गया है तब ये व्यापगत नहीं होगा। आगे लिखें, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265। अगला, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो यह है संसद का।
करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संसद का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन एवं पेंशन। देख लें इसमें थोड़ा सा। संचित निधि पर भारित व्यय राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसा ऋण और दायित्व जो भारत सरकार पर हो, ब्याज, निक्षेप निधि भार, मोचन भार, उधार लेना, ऋण, ये सब व्यय उस पे होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन भत्ता पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश और उनके पेंशन, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या उस संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी अधिकारिता का प्रयोग था। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का और उनके वेतन भत्ते, किसी न्यायालय अधिकरण की डिग्री, पंचायत की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा संसद की विधि के अनुसार भारित किया जाए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन पेंशन, ये सब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता। उपराष्ट्रपति के लिए अलग से वेतन जैसी कोई बात नहीं है, वो सभापति को जो वेतन दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति को, वो वेतन पाता है। इनमें से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? यह है 267 संघ की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। तो केवल दो सही है कि भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता, संसद के प्राधिकरण के बिना, यानी कि उसकी अनुमति के बिना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग बजट की तैयारी और उसे पेश करने के लिए उत्तरदायी। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 110 में धन विधेयक की परिभाषा और 111 में विधेयकों पर अनुमति बताई गई। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि उसे इनमें से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। कौन कौन से? तो ये सभी हैं। तो देख लें, भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, भारत के समेकित निधि की निगरानी और किसी राज्य के लेखों की लेखा परीक्षा, ये सब। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो एक से अधिक उसके आंसर हैं बीपीएससी के अनुसार। तो इसमें देखें, टैक्स लगाना, समाप्त करना, उससे विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, इन सब को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित ये, बाकी सब हैं। ये ऊपर वाले में देखें व्याख्या। जुर्माना और अर्थदंड से संबंधित उपबंध नहीं है। अगला प्रश्न है कि क्या सही नहीं है? इसमें 5 और 6 सही नहीं है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है और राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता, ये गलत है। बाकी जो सही है वो देख लें। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक, ये सब सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष या निर्णय
करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। ये सही है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। ये सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये भी सही है। धन विधेयक कौन यह है, ये कि निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष। रिपीटेड सवाल, कौन सा कथन सही है वित्त विधेयक के संबंध में? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कथन सही है? यह लोकसभा में प्रस्तुत किया, ये सही है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, यह गलत है। यह संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह भी गलत है। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये गलत है। केवल ये सही है कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा, ये भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, किसमें? लोकसभा में। कौन सा कथन सही है? तो धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। पुनः स्थापित करना मतलब विधेयक को शुरू करना, वहीं से शुरू हो सकता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। कौन सा कथन सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये सही है, बाकी सब गलत है। धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जा सकता है? लोकसभा में। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि वह 14 दिन में कार्रवाई करके नहीं लौटाता है। तो अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक, वही रिपीट हो रहा है बार बार, वही 14 दिन, वही 14 दिन। निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? कौन सी क्रिया धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा द्वारा इसे संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो ये सही है। अगला है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय यानी कि धन, वही अभी आपने पढ़ा धन विधेयक वाला सब्जेक्ट, वित्त। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? बजट, उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वहां बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की संसद शक्ति प्राप्त है। कौन सी बात सही नहीं है? बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? संसद को समेकित निधि पर भारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, ये सही नहीं है। समेकित निधि पर प्रभारित व्यय अनुच्छेद 113 संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, केवल उन पर चर्चा की जा सकती है। अतः प्रभारित व्यय में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। मतदान नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? ये 4 को छोड़कर बाकी सब देख लें। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक का पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, ये सब के सब पर संसदीय नियंत्रण काम आती है। अगला है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। जब बजट ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये न तो 1 है न तो 2 है, इसलिए इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज होंगे। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। अगला है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान बना है बजट के लिए। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। अगला है लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्रा से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय मात्रा से संबद्ध होता है और बजट जो है आय व्यय दोनों से होता है। अगला प्रश्न, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं कौन कौन से? तो एक 4 को छोड़ के बाकी सब। सामान्य वित्तीय विधायन का चरण, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट की चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसमें एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसा कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित नहीं हो, तीसरा राज्यों में सीमाओं के फेरबदल करने संबंधी विधेयक पर और धन विधेयक पर, इन सब पर करना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव। अगला है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये सही नहीं है। बजट प्रस्तुतिकरण में बजट मांग को सदन में पारित होने के मध्य में समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान मांग की जाती है। अन्य शब्दों में यह बजट पारित होने से पहले प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग है। लेखानुदान बजट पारित होने से पहले प्रशासनिक व्यय के लिए, यानी बजट में समय है तब कुछ पैसा निकलवा लेते हैं, उसको हम लेखानुदान कहते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? स्थगन प्रस्ताव को। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो ये तीनों, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, ये सब पर, इन सब के द्वारा। अगला है कि तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तारांकित प्रश्न के समय कि उत्तर मौखिक दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं तारांकित प्रश्न में। अगला है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे को बहस करने हेतु। कथन और कारण है। कथन है कि राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। कारण है कि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है 184 के अंतर्गत। तो ये सही है और व्याख्या भी है। राजग सरकार वाद विवाद के साथ ये वाद विवाद पसंद नहीं करती है। अगला है लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? अब 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। 377 के अंतर्गत लोकसभा में सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या को प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया। पुनः 2015 में इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया ताकि अधिक सदस्य अपने मुद्दे उठा सकें। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप है। इसका अर्थ है कि जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति या अध्यक्ष द्वारा मत लिया जाना, यानी कि रोक करके मतदान करा देते हैं, तो गिलोटिन कहा जाता है। अगला है भारतीय राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये सही है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, कूट में बताना है कि कौन सा सही है। तो ये संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, और दूसरा है कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, वित्तीय बिल को रोक सकती है राज्यसभा। फिर ये दोनों सही है।
धन विधेयक को नहीं रोक सकता, वित्त विधेयक पे बराबर है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। अगला है, भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित है किससे? न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगला है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13/5/2002 को। 13 मई 1952 को प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 13 मई 2002 को औपचारिक रूप से स्वर्ण जयंती मनाया गया था। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? यह है विट्ठल भाई पटेल। 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष। इनका कार्यकाल अगस्त 25 से अप्रैल 30 तक रहा। तो ये था आज का वीडियो। अगले में संसदीय समितियों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।